स्टूडेंट्स, आज हम बंगाल, मराठा, पंजाब और अवध के साथ जो अंग्रेजों के साथ संबंध रहे थे वो हम काफ़ी पहले देख चुके हैं, पढ़ चुके हैं। आज हम शुरू करने वाले हैं अंग्रेजों के अफगानिस्तान के साथ क्या संबंध रहे, क्या हित थे, किस प्रकार रूसी प्रभाव को रोका जा सकता था, मध्य एशिया में अफगानिस्तान की क्या स्थिति है और अंग्रेज उससे क्या फ़ायदा उठा सकते हैं। और अफगानिस्तान जो समय समय पर यहाँ पर मुगल नेतृत्व कमज़ोर रहा था, तब वो आक्रमण करते रहे हैं। तो ऐसी कुछ परिस्थितियां रही हैं भारत की अफगानिस्तान के साथ। तो अंग्रेज इन सब चीज़ों को समझते थे और उसके तहत ही वो आंग्ल अफगान संबंध आगे स्थापित करते हैं। इसमें हम देखते हैं कि अफगानिस्तान का भारत से हमेशा अच्छा संबंध रहा है, पुराना संबंध पहले रहा है। अफगानिस्तान की तरफ से भारत पर अनेकों आक्रमण हुए हैं, लेकिन मुगल साम्राज्य ने कभी इनसे अच्छे से मुकाबला नहीं किया और काफ़ी खतरा उनको उठाना पड़ा। लेकिन फिर भी इसके बावजूद किसी भारतीय शक्ति ने भारत और अफगानिस्तान की सीमा सुरक्षा की उचित व्यवस्था नहीं की। अंग्रेज जो भारत में अपनी स्थिति सुदृढ़ कर चुके थे, इस खतरे को पहचानते थे। साथ ही मध्य एशिया के व्यापार में हिस्सा लेने एवं रूसी प्रभाव को रोकने के लिए भी अफगानिस्तान पर नियंत्रण करना उनके लिए आवश्यक हो गया। फलतः इस तरफ उन्होंने अपना ध्यान दिया। अफगानिस्तान पर ब्रिटिश नियंत्रण एक लंबे संघर्ष के बाद ही हो सका और इसके लिए उनको अफगानिस्तान के साथ 3 युद्ध भी करने पड़े। इस प्रक्रिया में पहला अंग्रेज अफगानिस्तान युद्ध देख सकते हैं, जो 1839 से 42 ईस्वी के बीच तक चला है। इसमें हम देखते हैं कि अफगानिस्तान की आंतरिक स्थिति का लाभ उठाकर अंग्रेजों ने अफगानिस्तान की राजनीति में हस्तक्षेप किया और इसके चलते ही प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध हुआ, जो संभवतः एशिया में अंग्रेजों की सबसे बड़ी पराजय बन गई। तो ये इम्पोर्टेंट है, पहला आंग्ल अफगान युद्ध। ये बहुत बड़ी बात है कि एशिया में अंग्रेजों की सबसे बड़ी पराजय जो हुई थी वो यहाँ ये देखने को मिलती है। अनेक कारणों से अंग्रेज और अफगानों के बीच युद्ध की पृष्ठभूमि तैयार हो गई थी। प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध के क्या कारण रहे, इसको हम देखते हैं। और इसमें पहला यही था कि अफगानिस्तान की जो आंतरिक स्थिति, उसको हमें यहाँ पे देखना आवश्यक है, क्योंकि अफगानिस्तान की आंतरिक स्थिति इस समय ऐसी थी कि अंग्रेजों को वहाँ हस्तक्षेप करने का मौका मिलता है और इस हस्तक्षेप ने ही युद्ध की शुरुआत यहाँ कर दी। 1793 ईस्वी में तैमूर शाह की मृत्यु के बाद अफगानिस्तान में गृह युद्ध की स्थिति हो जाती है और वह गृह युद्ध प्रारंभ हो जाता है। उसके गद्दी के अनेक दावेदार थे तैमूर शाह के, लेकिन अंत में जमान शाह राजा बना। लेकिन उनकी भी स्थिति सुदृढ़ नहीं थी, क्योंकि वह चारों तरफ से खतरे से घिरा हुआ था, परंतु शीघ्र ही उसने परिस्थिति पर नियंत्रण कायम कर लिया। अब वह भारत विजय का स्वप्न देखने लगा। उसे संभवतः अवध के नवाब और मैसूर के राजा का निमंत्रण भी पहले मिल चुका था। यह परिस्थिति अंग्रेजों के लिए बहुत चिंताजनक थी। इस खतरे को टालने के लिए लॉर्ड वेलेस्ली ने ईरान के शाह के पास अपना एक दूत भेजा और जमान शाह को ईरान के साथ संघर्ष में उलझा दिया। इससे भारत पर अफगानिस्तान का दबाव कम हो गया और इसी बीच अफगानिस्तान में तेजी से घटनाएं घटी। जमान शाह को हटाकर लुधियाना चला गया और कंपनी का पेंशन भोक्ता वह बनकर वहां पे रहने लगा। जमान शाह के बाद महमूद 1800 से लेकर 1803 ईस्वी तक और फिर शाह शुजा शासक बने। 1809 ईस्वी में शाह शुजा भी अपदस्थ कर दिया गया। उसने पुनः शक्ति प्राप्त करने की चेष्टा की, परंतु असफल होकर 1816 ईस्वी में लुधियाना चला जाता है और अंग्रेजों का आश्रित एवं पेंशन भोगता हुए बन जाता है। अफगानिस्तान में महमूद शाह के बाद अब
दोस्त मोहम्मद 1826 ईस्वी में शासक बनता है और इसी दोस्त मोहम्मद और शाह शुजा के संघर्ष को लेकर अंग्रेजों को अफगानिस्तान में हस्तक्षेप करना पड़ा और जिसके कारण ही आंग्ल अफगान युद्ध की पृष्ठभूमि तैयार हुई। तो इस गृह युद्ध जो चला था यहाँ पे दोस्त मोहम्मद और शाह शुजा के बीच, अंतिम में आकर वही इस युद्ध का कारण बनता है। दूसरा कारण हम देख सकते हैं तो अफगानिस्तान की एक पर्सनल आंतरिक स्थिति थी। दूसरा एशिया में रूस की प्रगति। यूरोप में अपनी शक्ति पर नियंत्रण लग जाने के बाद रूस ने एशिया में अपने पांव फैलाने प्रारंभ कर दिए थे। इससे ब्रिटिश साम्राज्यवाद को खतरा पैदा हो गया और अंग्रेज अफगानिस्तान को भारत और रूस के मध्य सुरक्षित राज्य मानकर रखना चाहते थे। इसके अलावा वे अफगानिस्तान से मध्य एशियाई व्यापार पर भी नियंत्रण कायम करना चाहते थे। इसके लिए अफगानिस्तान पर अधिकार करना बहुत आवश्यक था। अफगानिस्तान पर नियंत्रण किए बिना रूसी प्रसार एवं भारत पर उसके संभावित आक्रमण के खतरे को टाला नहीं जा सकता था। इसलिए अफगानिस्तान से संबंध बढ़ाने का निश्चय अंग्रेज यहां पर करते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि तीसरा जो कारण था वो ईरान और रूस की मित्रता थी, क्योंकि ईरान और रूस की मित्रता भी अंग्रेजों के लिए चिंताजनक थी। ईरान और अफगानिस्तान की सीमाएं जो थी वो आपस में एक दूसरे से मिली जुली थी। गुलिस्तान की संधि 1813 में हुई थी, एक गुलिस्तान की संधि रूस और ईरान के बीच में, और उससे इन दोनों के संबंध यानी कि रूस और ईरान के काफी मैत्रीपूर्ण और प्रगाढ़ हो गए थे और रूस की पूर्वी जो महत्वाकांक्षाएं थी वो काफी बढ़ गई इस समय इस संधि को के बाद। अतः अंग्रेज अफगानिस्तान पर अधिकार कर रूसी मंसूबे को नाकाम करना चाहते थे। इन परिस्थितियों में अफगानिस्तान से युद्ध किए बिना अंग्रेजों के उद्देश्यों की पूर्ति नहीं हो सकती थी। अतः अंग्रेजों ने ऐसी परिस्थितियां तैयार कर दी जिसमें अफगानों को युद्ध करना पड़ा। तो ईरान और रूस की जो मित्रता थी वो भी कहीं न कहीं अंग्रेजों को अखर रही थी। चौथा हम देखते हैं लॉर्ड ओकलैंड की अफगान नीति। लॉर्ड ओकलैंड अफगानों के प्रति अग्रगामी नीति का समर्थक था। 1836 ईस्वी में भारत आते ही उसने अफगानिस्तान के प्रति अपनी नीति निश्चित कर दी और उसका उद्देश्य ये रहा कि एक तरफ तो रूसी प्रभाव को बढ़ने से रोकना था और दूसरी तरफ वह अफगानिस्तान को हमेशा कमजोर और असंगठित रखने का प्रयास करता था। उसने अलेक्जेंडर बार्न्स को अपने राजदूत के रूप में दोस्त मोहम्मद के पास भेजा। दोस्त मोहम्मद भी रूसियों की अपेक्षा अंग्रेजों के प्रति अधिक आकर्षित था। उसने बार्न्स का स्वागत किया और कंपनी के साथ संधि करने को वह तत्पर हो जाता है। इसके बदले वह चाहता था कि अंग्रेज उसे रणजीत सिंह से पेशावर वापस लेने में मदद करे। ओकलैंड इसके लिए तैयार नहीं हुआ। तब दोस्त मोहम्मद ने रूसी दूत कप्तान जो था विक्टेविच उससे संबंध बढ़ाना प्रारंभ कर दिया और इसके तहत अलेक्जेंडर जो बर्न्स था उसको काफी निराशा हाथ लगी और अप्रैल 1836 ईस्वी में उसको वापस लौटना पड़ता है। इसके बाद देखते हैं कि ओकलैंड की अब अग्रगामी नीति किस प्रकार रहती है, क्योंकि अलेक्जेंडर बर्न्स के निराश होकर लौटने के बाद ओकलैंड ने दोस्त मोहम्मद को सबक सिखाने का निश्चय किया और इसके तहत 26 जून 1838 ईस्वी को जो कंपनी शाह शुजा और रणजीत सिंह के बीच एक त्रिदलीय संधि होती है, काफी फेमस संधि है, 26 जून 1838। शाह शुजा को काबुल की गद्दी पर इस शर्त पर वापस लाने का निश्चय किया गया कि वह दोनों पक्षों की सहमति के बिना किसी भी विदेशी शक्ति से किसी प्रकार का संबंध कायम नहीं करेगा। जब ओकलैंड ने दोस्त मोहम्मद को हटाने का निश्चय किया, एक अंग्रेज सेना दोस्त मोहम्मद के विरुद्ध भेज दी गई, जिसने अगस्त 1839 में काबुल पर अधिकार कर लिया और हालत ये बने कि दोस्त मोहम्मद जो था वो काबुल छोड़कर भाग खड़ा होता है और शाह शुजा 7 अगस्त 1839 को पुनः बादशाह यहां बना दिया जाता है। इसके बाद हम देखते हैं
कि जो अगला इसका प्रतिक्रिया इसके बीच में क्या होती है उसको यहाँ पर देखा जा सकता है कि काबुल की जनता ने शाह शुजा का स्वागत नहीं किया। इतिहासकार काई हुआ है, उसने लिखा है कि अपने पुनः प्राप्त राज्यों की राजधानी में राजा के प्रवेश की अपेक्षा यह मृत शरीर के जुलूस ऐसा लगता था। अफगानिस्तान इस पराजय और अपमान से क्षुब्ध थे। इसी बीच दोस्त मोहम्मद गिरफ्तार कर कलकत्ता भेज दिया गया। एक सेना की टुकड़ी काबुल में छोड़ दी गई और बाकी सेना वापस चली गई। शाह शुजा अंग्रेजों की सहायता से स्थिति को काबू में लाने का प्रयास करने लगा, परंतु अंग्रेज अधिकारियों के दुर्व्यवहार से अफगान युद्ध क्रुद्ध हो उठे और उन्होंने विद्रोह कर दिया। अब बारी आती है नवंबर 1841 ईस्वी में। क्या होता है कि बर्न्स, अलेक्जेंडर बर्न्स जो होता है और उसका भाई भी काबुल में हत्या के शिकार हो जाते हैं और विद्रोहियों का नेता जो दोस्त मोहम्मद था उसका बेटा अकबर बन गया। अंग्रेजों के लिए विद्रोही अफगानों का मुकाबला करना बहुत कठिन हो रहा था। अकबर खान ने 11 दिसंबर 1841 को अंग्रेजों को एक अपमानजनक संधि करने पर बाध्य कर दिया और इसके अनुसार यह तय हुआ कि दोस्त मोहम्मद को वापस लाना था और अंग्रेजों को अफगानिस्तान छोड़कर जाना था। जनवरी 1842 में अंग्रेजी सेना की वापसी होती है और रास्ते में विद्रोहियों ने सेना पर आक्रमण कर उन्हें मौत के घाट उतार दिया। अब इसमें अनुमान लगाते हैं कि 16,000 व्यक्तियों में से सिर्फ एक डॉक्टर ब्रायनन ही जिंदाबाद भागकर जलालाबाद तक पहुंच सका था और कुछ अंग्रेजों को अफगानिस्तान ने गिरफ्तार कर लिया था। ओकलैंड जब तक ये समाचार पहुंचा तब उसने पुनः एक सेना भेजी, परंतु इसी बीच उसे पद त्याग कर वापस जाना पड़ा था। तो यहाँ स्थिति अंग्रेजों के लिए काफ़ी मुश्किल भरी रही और काफ़ी विरोध यहाँ देखना पड़ा और बहुत भयंकर पराजय अंग्रेजों को हुई। काफ़ी क्षति भी यहाँ पे देखने को मिलती है। इसके बाद देखते हैं कि जो प्रथम अफगान युद्ध था उसका महत्व आखिर क्या रहा। ये तो हम देख ही चुके हैं, पूरी तरह से पराजित हुए हैं और एशिया की सबसे बड़ी पराजय मानी जाती है। अनेक इतिहासकार अफगान युद्ध एवं लॉर्ड ऑकलैंड की नीति की तीव्र भर्त्सना करते हैं। इस युद्ध को बिपिन चंद्र ने साम्राज्यवादी, अनैतिक और मूर्खतापूर्ण एवं राजनीतिक दुर्घटना कहा है। ये अपनिर्देशित गतिविधियों का परिणाम मानी जाती थी। इसे भारत के इतिहास में पूर्णतः सबसे अधिक मूर्खतापूर्ण युद्ध माना गया है, क्योंकि इस युद्ध में कंपनी का करीब 1.5 करोड़ रुपए बर्बाद भी हुआ और 20,000 सैनिक भी मारे गए। बहुत बड़ी क्षति थी अंग्रेजों के लिए, परंतु इससे अंग्रेजों को कोई लाभ भी नहीं मिला और इसका सबसे बड़ा दुष्परिणाम यह हुआ कि अफगान अंग्रेजों के दुश्मन बन गए। इसलिए रॉबर्ट्स ने कहा है कि यह युद्ध भारत में अंग्रेजों द्वारा लड़ाए गए युद्धों में राजनीतिक दृष्टि से सर्वाधिक विनाशकारी था तथा नैतिकता के आधार पर भारत में अंग्रेजों द्वारा लड़े गए युद्धों में सबसे कम न्यायोचित भी माना जाता था। तो ये इसका महत्व रहा प्रथम अफगान युद्ध का। उसके बाद देखते हैं एलनबरो एवं प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध की समाप्ति होती है। ऑकलैंड की जगह अब एलनबरो फरवरी 1842 में भारत आया। उसने जनरल पोलक और नोट के नेतृत्व में काबुल की तरफ एक सेना भेजी और इस सेना ने क्रूरतापूर्ण विद्रोहियों को परास्त किया। अनेक निर्दोष व्यक्ति भी मारे गए। काबुल का बाजार बारूद से उड़ा दिया गया। अंग्रेजी सेना ने काबुल पर अधिकार कर लिया और इसी बीच शाह शुजा की हत्या कर दी गई और वहां की गद्दी खाली थी। दोस्त मोहम्मद को पुनः बैठा दिया जाता है और अंग्रेजी सेना वापस जलालाबाद चली जाती है। अक्टूबर 1842 में गवर्नर जनरल ने एक घोषणा भी कर दी कि वह अफगानिस्तान में वैसे ही शासन की स्वीकृति देगा जैसा अफगान पसंद करेंगे और आखिरकार प्रथम अफगान युद्ध समाप्त होता है। जो बिल्कुल अनावश्यक था वह समाप्त होता है। अंग्रेजों के लिए ये बहुत बड़ी क्षति माना जाता है। तो ये था अफगान युद्ध जो पहला था। इसके विभिन्न कारण आपको बताए गए हैं और क्या महत्व इसको रहा। तो पूरी तरह से एक निरर्थक अंग्रेजों की तरफ से युद्ध माना गया है, अपमानजनक युद्ध माना गया है। पूर्ण क्षति अंग्रेजों को उठानी पड़ी है यहाँ पे और वो अफगानिस्तान के ही समझौतों के आधार पे इस युद्ध को समाप्त